देखिए, ज्योग्राफी मेजर पेपर में अगर जो भी बुक को पढ़ते होंगे उनके लिए आसान हो जाता है आंसर को लिखना, आंसर को समझना। लेकिन अगर जो स्टूडेंट बुक को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लास्ट के टाइम में वो क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो वाकई में टफ है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर पहला तो मैंने आपको बता दिया जो आसान था। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विज्ञान को कैसे हम लोग भूगोल में सम्मिलित करेंगे, भूगोल को कैसे विज्ञान में सम्मिलित करेंगे, ये थोड़ा सा टफ था, इसीलिए उस क्वेश्चन को हमने इग्नोर किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नहीं पढ़िएगा। अगर जिसके माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तब उसे पढ़ सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ इसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ये सिंपल है, बहुत ही साधारण है, इसे आप आंसर लिख सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान को संक्षेप में वर्णन करना है। यानी क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि भूगोल के जो अलग अलग शाखा है उन शाखाओं में खास करके भारतीय जो भूगोलवेत्ता है, यानी जो भौगोलिक विद्वान है, जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं ना, उसी तरीके से भूगोल के जो विद्वान है, तो उसका क्या क्या योगदान है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर बात करें भौतिक भूगोल में योगदान, इसके बाद फिर मानव भूगोल में योगदान, ये अलग अलग शाखा है भूगोल का। शाखा मतलब ब्रांच, अलग अलग पार्ट भी बोल सकते हो। आर्थिक भूगोल में योगदान, जनसंख्या भूगोल में योगदान, पर्यावरण भूगोल में योगदान, नगर भूगोल में योगदान, कृषि भूगोल में योगदान, या फिर आंचलिक भूगोल में योगदान। आप चाहो तो जिस तरीके से भी लिख सकते हो, अलग अलग यहाँ पर योगदान आपको बताना, वो भी कौन से भूगोलवेत्ता होने चाहिए, भारतीय। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहला जो आपका भौतिक भूगोल में योगदान भारतीय भूगोलवेत्ताओं का, प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी और प्रोफेसर आर.एल. सिंह। देखिए एक बात याद रखिएगा, अलग अलग शाखाओं में जो भी विद्वान के नाम मेंशन है इसे रटना होगा। अब बताइएगा क्यों रटना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है कि बताइए कि भूगोल के जो भी अलग अलग शाखा है उसमें भारतीय विद्वान या फिर भूगोलवेत्ता का क्या योगदान है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो किस शाखा में किस विद्वान ने योगदान दिया तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए वाकई में ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ है, इसलिए पढ़िए और साथ में लिखिए भी, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि आप लोग के लिए सबसे बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि सिर्फ एक ही मेजर पेपर यानी MZ4 का आपको एक्सटर्नल यानी दूसरी जगह सेंटर पड़ता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है। बाकी जो MZ5 है इसका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल नंबर में अगर आप जाइएगा वहाँ पर अटेंडेंस बनाइएगा, जैसे तैसे भी दीजिएगा, चाहे जिस कॉलेज में जिस तरीके से प्रक्रिया से होती है, तो उम्मीद करते हैं कि 60 नंबर तो 100% आपका आ ही जाएगा, यानी पास हो जाइएगा। तो ये पेपर किसी तरीके से क्लियर कर लेना है। देखिए प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी और प्रोफेसर आर.एल. सिंह, बस शॉर्ट तरीके से ये नाम याद कर लीजिएगा। इन्होंने भौतिक भूगोल में योगदान दिया था। अब क्या योगदान दिया था वो समझिए। इन्होंने भारत के पर्वत, नदियों, मैदानों और जलवायु पर गहरा अध्ययन किया था। यानी भारत की जो नदी है, पहाड़ है, मैदान है और जो जलवायु है उस पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। किन्होंने, प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी और प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि कैसे भौगोलिक बनावट इंसानी जीवन को प्रभावित करती है। भूगोल की जो बनावट है वो इंसान के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। और इनके काम से छात्रों को भारत के भौगोलिक स्वरूप को समझने में भी मदद मिली। और इनके जो भी काम थे, इन्होंने जो भी अध्ययन किया, इन्होंने जो भी काम किया इस शाखा में, उससे खास करके भारत के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए स्टूडेंट को, छात्रों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। चलिए अब आगे समझते हैं नेक्स्ट आपका मानव भूगोल में योगदान। मानव भूगोल में योगदान किन्होंने दिया, प्रोफेसर माजिद हुसैन और प्रोफेसर टंडन जैसे विद्वानों ने भारत की जनसंख्या, संस्कृति, रहन सहन और सामाजिक जीवन पर इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया, शोध किया। इन्होंने समझाया कि इंसान कैसे जगह जगह पर अलग तरह से रहते हैं और काम करते हैं। यानी झारखंड में किस तरीके से जनसंख्या है, यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, बिहार में किस तरीके से लोग रहते हैं, झारखंड के लोग कैसे काम करते हैं, बिहार के लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये इन्होंने बताया। इससे समाज और पर्यावरण के संबंध को समझना आसान भी हुआ। समाज और समाज का पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, वह पर्यावरण से क्या लाभ उठाता है, इन संबंधों को समझने में आसान हुआ प्रोफेसर माजिद हुसैन और प्रोफेसर टंडन के द्वारा। इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट आपका आर्थिक भूगोल में योगदान। आर्थिक भूगोल में प्रोफेसर एन.बी. खोले और बी.एस. नाग, याद रखिएगा प्रोफेसर एन.बी. खोले और बी.एस. नाग ने भारत की खेती, खनिज, उद्योग और व्यापार पर रिसर्च किया। यानी आर्थिक कहने का मतलब है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उनके बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि खनिज, उद्योग और व्यापार पर इन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि कौन सी जगह किस आर्थिक गतिविधि के लिए उपयुक्त है। झारखंड में अधिकतर अगर आप देखिएगा, खनिज कहने का मतलब है कोयले से ही अर्थव्यवस्था चलती है। गरीब से गरीब लोग आप देखिएगा जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो कोयले बेचकर चाहे जहाँ से वो इकट्ठा करते हैं उसी से ही अपना खर्चा पानी चलाते हैं, आर्थिक व्यवस्था को बनाते हैं। और साथ ही साथ उद्योग यानी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, इसके अलावा व्यापार या फिर कृषि भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने बताया कि कौन सी जगह किस आर्थिक गतिविधि के लिए उपयुक्त है। इनके अध्ययन से भारत के आर्थिक विकास की भौगोलिक समझ बनी। यानी इनके अध्ययन से क्या हुआ, भारत में आर्थिक विकास कैसे कैसे होना है या फिर कैसे कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिली। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए 4th नंबर। आप इसे मत समझिएगा, ये शॉर्ट है। मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना। आप इतना ही लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से, साफ सुथरा और थोड़ा सा स्पेस देकर, तो अच्छा मार्क्स आएगा। और कुछ अपने से ऐड कर दीजिएगा। 4th नंबर की बात करें, जनसंख्या भूगोल में योगदान, ये 4th शाखा है। इसमें आपका प्रोफेसर ए.एस. नूरुद्दीन और बी.एन. वाधवा, इन्होंने जनसंख्या भूगोल में क्या योगदान दिया। देखिए भारत की जनसंख्या के फैलाव, भारत की जनसंख्या का घनत्व, इसकी वृद्धि और जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का इन्होंने अध्ययन किया।
देखिए टॉपिक क्या है, जनसंख्या भूगोल। तो इन्होंने जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ों में अध्ययन किया, चाहे वो किस किस क्षेत्र में कहाँ कैसी जनसंख्या फैली हुई है, किस किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कहाँ पर कितना ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, जनसंख्या वृद्धि कौन जगह पर ज़्यादा है, किस जगह पर कम है। तो इन सभी जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का इन्होंने अध्ययन किया। उनके काम से यह समझ आया कि कहाँ कितनी जनसंख्या है और इससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। 5th नंबर की अगर बात करें, पर्यावरण भूगोल में योगदान। तो प्रोफेसर संविदर सिंह जैसे विशेषज्ञों ने, यहाँ पर एक ही विद्वान नाम है तो एक ही आप याद कर लीजिएगा, बाकी लिख दीजिएगा जैसे विशेषज्ञों ने या फिर विद्वानों ने, यानी प्रोफेसर संविदर सिंह जैसे विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय संकटों जैसे कि प्रदूषण, जलवायु, वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं पर अध्ययन किया। यानी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों में इन्होंने अध्ययन किया, जैसे कि प्रदूषण बढ़ने से पर्यावरण को क्या इफेक्ट होगा, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, इसका पर्यावरण में क्या इफेक्ट होता है, वनों की कटाई किस तरीके से हो रही है, इसका पर्यावरण में क्या प्रभाव है, प्राकृतिक आपदाओं पर इन्होंने अध्ययन किया कि क्यों आती है प्राकृतिक आपदा, कैसे आती है, किस प्रकार से आती है। ये सारी चीज़ों में इन्होंने रिसर्च किया, अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से जुड़े हैं और संतुलित बनाकर रहना बहुत ही जरूरी है। और इन्होंने सारा कुछ अध्ययन करके यही बताया, यही निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति और मनुष्य दोनों को एक दूसरे से संतुलन बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर प्रकृति का ज़्यादा हनन मानव करता है तो मानव का ही नुकसान होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो शाखा है वो आपका नगर भूगोल में योगदान। इसमें क्या है कि प्रोफेसर VLS प्रसाद, प्रोफेसर VLS प्रसाद, इसका लंबा नाम रहता तो कितना लंबा नाम याद करना पड़ता। प्रोफेसर VLS प्रसाद और SR मिश्रा ने भारत के शहरों की जनसंख्या, यानी यहाँ नगर से रिलेटेड है, हालांकि जनसंख्या तो है जो भी पिछली शाखा में पढ़ा, लेकिन नगर से रिलेटेड है तो नगर के बारे में देखेंगे, यानी शहरों की जनसंख्या। इसके अलावा जो निर्माण होती है, चाहे वो यातायात हो, निर्माण कहने का मतलब है जो भी चीज़ें नए नए चीज़ बनती है वो शहरों में ही बनती है, यातायात के बारे में इन्होंने देखा। इसके अलावा हाउसिंग और शहरी समस्याओं पर इन्होंने काम किया, यानी ओवरऑल इन्होंने शहर से रिलेटेड चीज़ों में अध्ययन किया। उनके अध्ययन से यह जाना गया कि शहरों की योजना कैसे होनी चाहिए ताकि भीड़ और प्रदूषण कम हो। इन्होंने शहर को पूरे तरीके से रिसर्च किया, अध्ययन किया और शहर में जो भी समस्या होने वाली है या फिर यहाँ पर किस किस योजनाओं को लागू किया जाए, सड़कें कैसी बनाई जाए, किस तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्था हो, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, भीड़ को कैसे कम किया जाए, ये सारी व्यवस्था के बारे में इनके अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे देखते हैं कृषि भूगोल में योगदान। ये कृषि क्षेत्र वाला शाखा है भूगोल का। प्रोफेसर MS सिंह ने भारत की कृषि प्रणाली, मिट्टी, वर्षा, फसल विवरण और किसानों की स्थिति का अध्ययन किया। यानी इन्होंने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में, कृषि से रिलेटेड चीज़ें क्या है, जैसे कि मिट्टी हो गई, वर्षा हो गया, फसल, इन सभी चीज़ों के बारे में, किसानों की स्थिति का इन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें अच्छी होगी, किस मिट्टी में कौन सी फसलें लगानी चाहिए, कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी फसलों का उपज ज़्यादा होगा, कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, ये सारी चीज़ों में इन्होंने रिसर्च करके बताया। और जलवायु कृषि को कैसे प्रभावित करती है ये भी इन्होंने बताया। तो ये हो गया आपका शाखा कृषि भूगोल में योगदान। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका आंचलिक भूगोल में योगदान, यानी भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने, देखिए इसमें आपको किसी भी भूगोलवेत्ता का नाम याद नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने उत्तर पूर्वी भारत या फिर थार मरुस्थल या फिर दक्षिणी भारत या फिर हिमालय जैसे अलग अलग जो क्षेत्र है, यानी इसमें क्या हुआ, इस कैटेगरी में जो है वो भारत का अलग अलग जो क्षेत्र है, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर अध्ययन किया गया, चाहे वो उत्तरी पूर्वी भारत हो या फिर थार मरुस्थल हो, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, दक्षिणी भारत हो, दक्षिणी एरिया वाला जो क्षेत्र हो गया, या फिर हिमालय वाला जो क्षेत्र हो गया, अलग अलग क्षेत्रों पर यहाँ पर अध्ययन किया गया जो भी भूगोल के विद्वान होंगे, भूगोलवेत्ता होंगे, और उन्होंने इन क्षेत्रों की विशेषताओं को बताया कि यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे झारखंड के बारे में कोई रिसर्च किया होगा, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर कोयला नाम का जो खनिज है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ की विशेषता। उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग इन्होंने विशेषताएं बताई, वहाँ पर कौन कौन से संसाधन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जीवन शैली का भी विश्लेषण किया कि वहाँ उस अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से जीवन शैली है वहाँ के लोगों की, जिससे क्षेत्रीय योजनाएं बनाना आसान हुआ। तो ये टोटल 8 आपका भूगोल का शाखा है, जिसके आधार पर भारत के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया वो हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष के तौर पर लिख देंगे कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने हर शाखा में ऐसा कार्य किया जिससे भारत की प्रकृति, समाज, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को समझना आसान हुआ। उनके योगदान ने न केवल शैक्षणिक स्तर को ऊंचा किया बल्कि नीति बनाने में भी मदद की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्राचीन यूनान में भूगोल के विकास का वर्णन करना है। प्राचीन काल में जो यूनान था उसमें भारत के विकास का वर्णन करना है, यानी यूनान में कैसे भूगोल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। चलिए समझते हैं इसको। तो प्राचीन यूनान, इसे ग्रीस भी बोला जाता है, प्राचीन यूनान को भूगोल के जन्म स्थान की तरह माना जाता है, क्योंकि भूगोल के जितने भी महान महान विद्वान थे वो यहीं से उभर कर आए थे। वहाँ के विद्वानों ने सबसे पहले धरती, देशों और समुद्रों के बारे में सोचने और लिखने की शुरुआत की, और इन सभी चीज़ों में इन्होंने रिसर्च किया। नीचे यूनान में भूगोल के विकास की जानकारी दी गई है, जिसे हम बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहला भूगोल शब्द की उत्पत्ति। देखिए अब ये तो आपका यूनान वाले विद्वान यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको भारतीय विद्वान नहीं मिलेंगे।
तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, भूगोल शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका जियो, जिसका मतलब होता है धरती, प्लस दूसरा जो होता है ग्राफी, जिसका मतलब होता है विवरण या फिर लेखन, यानी इसका मतलब होता है धरती का विवरण लिखना। ये ज्योग्राफी का मतलब होता है धरती के बारे में पूरा विवरण करके लिखना, बताना। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें, होमर। ये एक यूनानी कवि थे। अब ये कवि है, हम पढ़ रहे हैं भूगोल के विद्वान के बारे में। देखिए, ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने भौगोलिक क्षेत्र को लेकर कविताएं लिखी। यानी होमर एक प्रसिद्ध यूनान कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में धरती, समुद्र, द्वीपों और देशों का वर्णन किया। यानी अपने कविताओं में कविता के हिसाब से, जैसे भूगोल में क्या होता है, धरती के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया रहता है भूगोल की किताबों में, समुद्र के बारे में एक्सप्लेन किया रहता है, द्वीपों के बारे में बताया रहता है, तो इन्होंने कविता के माध्यम से इन सभी चीज़ों में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। तीसरे नंबर की अगर बात करें, हेरोडोटस। अब ये जो है, ये तो इतिहास के जनक है, तो भूगोल में कहाँ आ गए वो समझिए। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भूगोल में भी बहुत ही योगदान दिया है। उन्होंने अलग अलग देशों, नदियों, जलवायु और लोगों की संस्कृति का वर्णन किया। इससे भूगोल और इतिहास को जोड़ने में मदद मिली है। हालांकि ये इतिहास के जनक है, लेकिन इन्होंने भूगोल में भी योगदान दिया है। इन्होंने अलग अलग देश, नदियाँ, जलवायु या फिर अलग अलग देश की जो संस्कृति है, इसके बारे में इन्होंने बताया है, और इससे भूगोल और इतिहास को जोड़ने में भी मदद मिली है। फोर्थ नंबर के बारे में आप सभी को पता होगा, एरोस्टोस्थेनीज। इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इन्हें भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का उपयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का उपयोग किया। पृथ्वी की परिधि, परिधि समझते हो, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो इधर जो किनारे वाला जो माप होता है, पूरा एक अगर मापेंगे तो उसको परिधि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परिमाप भी। तो परिधि का अनुमान भी इन्होंने सटीक लगाया था। नक्शा बनाकर धरती को समझाने की भी इन्होंने कोशिश की थी। ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे, यानी विद्वान थे, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता था। इन्होंने इस तरीके से योगदान दिया था। इसके बाद आगे देखिए, फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, हिप्पार्कस। हिप्पार्कस ये कौन थे? तो उन्होंने पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई। यानी इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। इन रेखाओं से यह पता चलता है कि कोई स्थान धरती पर कहाँ पर है, कि कोई भी स्थान धरती पर किस जगह पर है, क्योंकि अक्षांश जो रेखा और देशांतर जो रेखा है, इन्हीं के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है कि भारत की स्थिति पृथ्वी में कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर पर इसकी स्थिति है, या फिर और भी जो भी जगह हैं पृथ्वी में, उन जगहों की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो इन्हीं का योगदान है। इसके बाद आगे अगर बात करें, नेक्स्ट आपका छठवां नंबर, पार्टिकस। इन्होंने एक बड़ी भूगोल पुस्तक लिखी जिसका नाम था ज्योग्राफिया। इसमें 18,000 से अधिक स्थानों की स्थिति बताई गई है। इन्होंने नक्शे बनाए और धरती को गोल माना, तो इनके द्वारा ये यहाँ पर भूमिका थी। यानी इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, ज्योग्राफिया, और 18,000 से अधिक स्थानों की स्थिति इन्होंने बताया था। 18,000, जैसे मान के चलिए 18,000 में हो सकता है झारखंड की स्थिति भी इन्होंने बताई होगी, भारत की भी स्थिति इन्होंने बताई होगी कि कहाँ पर है पूरे पृथ्वी में। इस तरीके से इन्होंने टोटल 8,000 से अधिक स्थानों की स्थिति बताई, और इन्होंने नक्शे भी बनाए थे जगहों की, और धरती को भी इन्होंने गोल माना था कि धरती गोल है। 7 नंबर की अगर बात करें, यूनान में भूगोल का महत्व। अब यूनान में भूगोल का क्या महत्व है वो समझिए। यूनानी विद्वानों ने भूगोल को केवल नक्शों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बताया कि धरती, जलवायु, नदियाँ और इंसान सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी जो इंसान है और जो धरती, जलवायु, नदी जो है, वो सभी आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, जुड़े हुए हैं। उनका ज्ञान आज के आधुनिक भूगोल की एक बुनियाद बनती है। यानी इनका जो नॉलेज है वो आज के टाइम की जो भूगोल है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी भी मिलती है। बाकी ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है कि प्राचीन यूनान में भूगोल का विकास ज्ञान, खोज और सोच का परिणाम था। यूनानी विद्वानों ने धरती को समझने की शुरुआत की। उन्होंने नक्शे बनाए, रेखाएं बनाई और भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि आज भी उनके काम का भूगोल में बहुत सम्मान दिया जाता है। चलिए, ये तो हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। देखिए, इसके बारे में आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके अंदर नॉलेज है, वर्तमान टाइम पर अगर ज्योग्राफी को कोई अगर पढ़ता है, ज्योग्राफी के बारे में अगर कोई डिग्री लेती है और उससे रिलेटेड कोई अगर रोजगार है वर्तमान टाइम में, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया है कि भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। तो समझते हैं, भूगोल पढ़ने से सिर्फ नक्शा देखना, देश याद करना ही नहीं होता है, बल्कि यह विषय कई तरह के रोजगार यानी जॉब के रास्ते भी खोलता है। नीचे भूगोल से जुड़े कुछ मुख्य रोजगार के अवसर बताए गए हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्या है, शिक्षक, यानी शिक्षक या फिर प्रोफेसर बोल सकते हो। अगर आप भूगोल में पढ़ाई आगे तक करते हैं, जैसे कि BA, MA, B.Ed, यानी BA, MA तब तो D.Ed हो गया, यानी कहने का मतलब है FYUGP करके फिर आप B.Ed कर लेते हो, या फिर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कर लेते हो। कहने का मतलब है आप B.Ed कर लेते हो और इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट भी हो सकते हो। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर आप हो जाते हो तो आप स्कूल या कॉलेज में भूगोल पढ़ा सकते हो, या एक अस्थायी और सम्मानजनक नौकरी होती है, ठीक है, टीचर बनने का रोजगार। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रोजगार क्या है, मानचित्र विशेषज्ञ, यानी मानचित्र नक्शा बनाना और पढ़ना एक खास कला है। इसमें आपको नक्शा तैयार करना, डिजाइन करना और अपडेट करना होता है।
सरकार और निजी यानी सरकारी और निजी कंपनियों में इसकी बहुत मांग है। तो मानचित्र विशेषज्ञ से रिलेटेड में भी आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों जगह पर बहुत ही ज़्यादा मांग है। तीसरे नंबर की अगर बात करें, GIS विशेषज्ञ यानी GIS एक्सपर्ट आप बन सकते हो। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इसमें कंप्यूटर की मदद से जगह जगह की जानकारी इकट्ठा की जाती है। यानी आज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी आंकड़ा है, डाटा है, उसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि सड़कें, नदियाँ, गाँव, शहर आदि, इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। इसमें नौकरी पाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी होती है, यानी GIS विशेषज्ञ बन सकते हो। इसके बाद फोर्थ नंबर की अगर रोजगार की अगर बात करें, नगर योजना अधिकारी, आप इसमें अधिकारी भी बन सकते हो, यानी नगर योजना अधिकारी। शहरों की योजना कैसे बनाई जाए, सड़कें कहाँ बने, पार्क कहाँ हो, मकान कैसे बने, यह सब नगर योजना अधिकारी तय करते हैं। भूगोल में डिग्री होने से आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, यानी अगर आपने UG ग्रेजुएशन कर लिया है और इससे रिलेटेड पोस्ट अगर कहीं पर मिलती है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। इसके बाद फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, पर्यावरण सलाहकार, यानी अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण, वनों की रक्षा, जलवायु परिवर्तन में रुचि है तो आप पर्यावरण विशेषज्ञ भी बन सकते हो, यानी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों में आप विद्वान बन सकते हो। ये लोग सरकार और कंपनियों को सलाह देते हैं कि कैसे प्रकृति को नुकसान हो रही है, इसलिए इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका जनगणना और जनसंख्या विश्लेषक, यानी इसमें क्या होता है? जनगणना किया जाता है, जनसंख्या के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो भारत जैसे बड़े देश में जनसंख्या का अध्ययन जरूरी होता है। इसमें जनसंख्या कितनी है, कहाँ है, कैसी है, यह जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए लोगों को वर्कर की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र में भी आप रोजगार पा सकते हो। यह काम सरकारी कार्यालयों में ही होता है। इसके बाद 7 नंबर की बात करें, सिविल सर्विस सेवा, यानी IAS, UPSC और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, UPSC, SSC, रेलवे, चाहे आपका स्टेट लेवल जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें भी आपका भूगोल का इंपॉर्टेंट योगदान होता है। भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे UPSC, स्टेट, PCS, SSC जैसे कई सरकारी एग्जाम में लिया जा सकता है। इससे आप अफसर जैसे कि IAS, IPS आदि बन सकते हैं और भी चीज़ें आप बन सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें पर्यटन उद्योग, यानी पर्यटन उद्योग कहने का मतलब जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज होते हैं, उस क्षेत्र में भी भूगोल वाले ही जा सकते हैं। भूगोल वाले को ज़्यादा छूट मिलती है, बाकी अदर वाले को नहीं मिलती है, क्योंकि भूगोल वाले को क्या होता है कि हर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में नॉलेज होती है। इसीलिए तो भूगोल पढ़ने वाले लोग पर्यटन के क्षेत्र में गाइड, टूर मैनेजर, ट्रैवल एजेंट जैसे काम भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें स्थानों, पर्यावरण और संस्कृति की अच्छी जानकारी होती है। प्रकृति के बारे में भी उनको जानकारी होती है, इसलिए इन क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी वाले ही जा सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर की अगर बात करें, जलवायु विज्ञान, जो लोग मौसम, तापमान, वर्षा, तूफान आदि का अध्ययन करते हैं उन्हें जलवायु वैज्ञानिक, सॉरी यहाँ पर विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। तो जलवायु वैज्ञानिक, जैसे आज के टाइम में हम लोग मोबाइल में सर्च करते रहते हैं कि कहीं से न्यूज़ मिल जाए कि ये बारिश कब रुकेगी या बारिश कितने दिन तक होगी, और जो भी इंटरनेट में हमें जानकारी मिलती है, ये सारी जानकारी जलवायु वैज्ञानिक लोग ही देते हैं। तो इस क्षेत्र में भी आप जॉब पा सकते हो। इनकी ज़रूरत मौसम विभाग और शोध संस्थानों में ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हो। भूगोल में रिसर्च करके आप देश की समस्याओं जैसे कि बाढ़, सूखा, शहरीकरण, प्रदूषण आदि पर अध्ययन कर सकते हो। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इसमें भी आप अध्ययन करके एक विद्वान बन सकते हो रिसर्च करके। साथ ही साथ आप देश की मदद भी कर सकते हो। इसके लिए विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में रिसर्च संस्थान जो होते हैं, आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको काम मिल सकता है। तो ओवरऑल मैंने टोटल 10 रोजगार के क्षेत्र बताए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भूगोल वाले ही जा सकते हैं। बाकी निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि जीवन और करियर दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में अच्छे रोजगार के अवसर है। मेहनत और सही दिशा में आप भूगोल के जरिए एक सफल करियर बना सकते हो। और साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत कम है। लोग रिसर्च नहीं करते कि वाकई में भूगोल पढ़ के हमें किस क्षेत्र में जाना है। आप एग्रीकल्चर वाले में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी कुछ चीज़ों में जॉब पा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, सब भीड़ में जाते हैं। रेलवे, SSC, UPSC, पता नहीं क्या क्या। चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ